अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर सेफ़ इन दिस लॉकडाउन. और जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम समझाया था, प्रैक्टिस के बारे में प्रैक्टिस करते रहो, है ना. पोर्शन आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है. तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो 6 चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका हाफ पार्ट आज हमें फिनिश करना है. हम लोग ने जो आपके सामने पैराग्राफ है उसकी जो पहली लाइन है, सामने दर 4 वर्षांनी होतात हे सामने 5 दिवस चालत, यहाँ तक हम लोग ने फिनिश किए थे. तो हमने जैसा पढ़े थे कि ओलंपिक गेम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो ये कंपटीशन हर 4 साल में एक बार होते हैं और ये 5 दिन तक चलता है. जिस भी कंट्री में इसे रखा जाता है उस कंट्री में 5 दिन तक ओलंपिक गेम चलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसवी सन पूर्व 776 बिफोर 776 हे सामने झाल्याची पहिली नोंद. ये कंपटीशन हेल्ड किए गए, रखे गए. पहली नोंद, इसका फर्स्ट जो हम कह सकते हैं प्रूफ, ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते. ग्रीस कंट्री के हिस्ट्री में हमें मिलती है. देखो, अब आप सोचो कि ओलंपिक्स गेम्स रखे गए हैं, इसका एक प्रूफ हमें ग्रीस के हिस्ट्री में मिलता है. उस हिस्ट्री से पता चलता है कि 776 में ये कंपटीशन रखे गए थे. आपको समझ में आ रहा है? अभी 2020 चल रहा है, 776 ईयर में आप सोच सकते हो कि ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है. त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा और उस वक्त कंपटीशन में सक्सेसफुल होने वाले प्लेयर्स को ऑलिव वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून, ऑलिव वृक्ष, ऑलिव के एक जो पेड़ होता है ऑलिव, जिससे ऑयल मिलता है हमें, ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा. ऑलिव बहुत ही इसका ऑयल महंगा होता है और ऑलिव हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में भी. तो ऑलिव वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून, ऑलिव पेड़ के जो ब्रांच है, माळ उसकी हार बनाकर गौरव करण्यात येत होते. मतलब उन्हें उनका गौरव किया जाता था, उन्हें ऑनर किया जाता था. गौरव करने मतलब क्या? ऑनर करना. तो हम पहले की बात कर रहे, पहले जो विनर्स होते थे उनके गले में ऑलिव पेड़ के जो ब्रांच होती थी उसके एक मतलब उन लोग एक हार बनाते थे, वो पहनाते थे. उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ही ऑनरेबल बात थी उस ज़माने में. अभी मेडल्स वगैरह देते हैं. ग्रीस देशातील अनेक शहर हैं, ग्रीस कंट्री के बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, परस्परातील भेदभाव विसरून, आपस के डिफरेंसेस भूलकर या यशस्वी स्पर्धकांचे और इन सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स के प्रचंड स्वागत करत, ह्यूज उन्हें वेलकम किया जाता था. फिर देखो, उस ज़माने में ग्रीस देश के आपस में जो सिटीज़ होती थी आपस में थोड़े से डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, वो ये सब भूल जाते थे, भेदभाव. और इन कॉम्पिटिटर्स को, जो विनर्स होते थे, उनको वेलकम करते थे सब कुछ भूल कर. इससे पता चलता है कि ओलंपिक गेम्स इसलिए रखे जाते हैं कि पीस मेंटेन रहे. तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़े भी है कि ओलंपिक गेम्स पूरी कंट्रीज़ में इन्वॉल्व रहती है. तो सब कुछ भूलकर, आपस के डिफरेंसेस को भूलकर सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं. या सामन्यांतील खेळाडूंना और इन कॉम्पिटिशन के प्लेयर्स को राष्ट्रीय सणसमारंभाच्या वेळी, राष्ट्रीय सणसमारंभ मतलब नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं उस वक्त मानाचे स्थान मिलत असे और उन्हें एक रिस्पेक्टफुल प्लेस मिलती थी. अब क्या होता था, देखो, उनको उस वक्त तो वो लोग हार पिना देते थे, बट जब इनके नेशनल फेस्टिवल्स होते थे तब इनके लिए एक प्रोग्राम रखा जाता था और उन्हें एक रिस्पेक्ट दी जाती थी, उन्हें एक रिस्पेक्टफुल प्लेस मिलती थी. पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्याज झाला और फिर बाद में ग्रीक जो सत्ता है, जो ग्रीक की जो हुकूमत है, उनका जो रूल है, ऱ्याज झाला मतलब कम्स टू एंड हो गया.
आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394मध्ये हे सामने बंद पडले. फिर उसके बाद में कॉम्पिटिशन स्टॉप कर दिए गए. मैत्रीचा मंत्र सांगणारे, मैत्रीचा मंत्र यानी फ्रेंडशिप का फॉर्मूला बताने वाले या ओलंपिक सामन्यांची और फिर इस ओलंपिक गेम्स की त्यानंतर इसवी सन 1894 साली 1894 ईयर में आधुनिक जगाला आठवण झाली. और फिर 1894 में आधुनिक जगाला मतलब इस प्रेजेंट वर्ल्ड को फिर एक बार ओलंपिक गेम्स की याद आई. यानी देखो इतने साल तक ओलंपिक गेम्स स्टॉप हो गए हमेशा के लिए. फिर डायरेक्टली 1894 में इसे स्टार्ट करने की सोचा गया. त्या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती और उस साल में फ्रांस कंट्री में एक ओलंपिक कांग्रेस नाम से एक मीटिंग रखी गई. मतलब उन्होंने सोचा पूरे वर्ल्ड ने कि चलो फिर हम वापस से ओलंपिक गेम स्टार्ट करें. त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे और इस मीटिंग में बहुत सारे नेशन के प्रतिनिधि हज़र होते. प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी हर कंट्री के एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट थे. कुबर्टीन नाम के फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने, कुबर्टीन नाम के एक फ्रेंच क्रीडा तज्ञ, क्रीडा मतलब गेम्स, तज्ञ मतलब एक्सपर्ट, या हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट. उस ज़माने में कुबर्टीन नाम के एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट थे. या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले और इस ओलंपिक कंपटीशन को रीस्टार्ट किया. पुनरुज्जीवन मतलब पुनरुज्जीवन करने यानी दोबारा शुरू करना, रीस्टार्ट करना. तो कुबर्टीन नाम के एक फ्रेंच स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने उस मीटिंग में ओलंपिक गेम्स के बारे में बातें रखी और उन्होंने एक प्लान रखा और इस कंपटीशन को रीस्टार्ट किया. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, शरीर संपदा यानी हेल्थ की जो यानी हेल्दीनेस बढ़ाने के लिए, बल संवर्धन करण्यासाठी और अच्छी फिजिक्स बनाने के लिए, आणि प्रामुख्याने और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रामुख्याने मतलब मोस्ट इम्पॉर्टंट, इनका रीज़न क्या था स्टार्ट करने का, देशादेशातील मैत्री वाढून यानी कंट्रीज़ के अंदर फ्रेंडशिप बढ़े, त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा यावी और उनके अंदर एक फ्रेंडशिपनेस का कंपटीशन हो. समझ में आ रहा है. तो रीज़न ये था ना, देखो हमने पहले देखे ग्रीस कंट्री में भी इसलिए रखे जाते थे कि आपस के जो सिटी अपने भेदभाव को भूल जाए. तो कुबर्टीन ने सोचा कि आपस के कंट्री में जो आपस में जो लड़ाई झगड़े वो ख़त्म हो जाए, एक फ्रेंडशिपनेस क्रिएट हो. यासाठी और इसीलिए प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणे, प्राचीन मतलब एन्शियंट, ऑलिम्पिक कॉम्पिटिशन की तरह यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले. और फिर उसी तरह से ओलंपिक कंपटीशन की तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, क्रीडा स्पर्धा मतलब कंपटीशन, मीनिंग पे ध्यान देना. और फिर आगे इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट हो ऐसा डिसाइड किया गया. 1896 पासून फ्रॉम 1896 ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी और ये ऑलिम्पिक कॉम्पिटिशन एव्हरी 4 इयर्स वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. अलग अलग कंट्री में इसे रखे जाते हैं. अब 1896 से ये स्टार्ट हुआ ट्रेंड. ये ओलंपिक कंपटीशन हर 4 साल में अलग अलग कंट्री में रखे जाते हैं. ये सब ईयर्स वगैरह याद रखो, क्वेश्चन आ सकते इस पर. त्या निमित्ताने और इसी रीज़न से जगात सद्भावना, एक अच्छी भावना, एक गुड फीलिंग, समता यानी इक्वलनेस, मैत्री, फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुड नेचर, विश्व मतलब वर्ल्ड, बंधुत्व मतलब ब्रदरहुड नेचर, शिस्त डिसिप्लिन व ऐक्य
युनिटी या भावना वाढीस लागतात. अब इस वजह से क्या होता है कि ये फीलिंग्स बढ़ती है कंट्रीज़ में. यूनिटी की फीलिंग बढ़ेगी, इक्वलनेस, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड नेचर आ जाएगा, एक डिसिप्लिन आएगा. तो ये रीज़न था कि ओलंपिक गेम स्टार्ट हो. 1896 से ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं. 2020 में भी होने वाले थे, बट इस पैंडेमिक की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया. जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा क्लियरली याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार कतर में ये गेम्स होने वाले थे, कुवैत, कतर में. तो ये पैंडेमिक की वजह से शायद, मतलब ये तो पैंडेमिक है तो इसकी वजह से इसको अभी कैंसिल किया गया. तो रीज़न आपको समझ में आया ना. कंट्रीज़ के बीच में आपस में एक प्यार बने, एक यूनिटी बने, सब कुछ डिफरेंसेस भूल जाए, एक फ्रेंडशिप, एक ब्रदरहुड नेचर बने, एक डिसिप्लिन आए. ओके. तो बहुत सारे रीज़न थे जैसा हमने पैराग्राफ में पढ़ा, अच्छे हेल्थ बनाने के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के आपस में दोस्ती बढ़े. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. या सामन्यात इस कॉम्पिटिशन में निरनिराळ्या वेरियस 21 खेळांची तरतूद आहे. 21 गेम्स रखे जाते हैं. 21 खेळ, 21 गेम्स. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग कंपटीशन होते हैं. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी और इस कंपटीशन के अरेंजमेंट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नेमलेली असते. और इस सब चीज़ों को वॉच करने, वेल प्लान करने एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, समझ में आ रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नेमलेली असते, अपॉइंट किया गया है. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे, अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक देश के 1 से 3 प्रतिनिधि, 1 से लेकर 3 रिप्रेजेंटेटिव या समितित असतात, इस कमेटी में रहते हैं. तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसा इनका सिस्टम है. एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है. अब उस कमेटी में कौन मेंबर होते हैं? हर उस कंट्री के जिनके प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस कंट्री के 1 या तो फिर 3 मेंबर्स उस कमेटी के या उस कमेटी में अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि बोलते हैं ना, वन साइड डिसीज़न ना हो. किसी को ये ना लगे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना. मतलब ये डिसीज़न एकदम परफेक्ट रहे. ओके. या समितीमध्ये और इस कंपटीशन में खेळांची व्यवस्था, इन गेम्स का अरेंजमेंट त्या खेळांच्या और उस खेल के अंतर्राष्ट्रीय संघांकडे असते. उस कमेटी के पास इसका काम होता है कि वो गेम्स वगैरह अरेंज करे. ओलंपिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च, अब ओलंपिक गेम्स के लिए जो खर्च लगता है फारच मोठा असतो. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है. हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. और ये पूरा पैसा कहाँ से आता है? स्पर्धक देश, कॉम्पिटिटर्स, जो कंट्रीज़ है, मतलब जिस कंट्रीज़ के प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब कंट्री मिलकर वो पैसा जमा करती है, और ये पैसा मतलब उस कमेटी के पास आता है. क्रीडेच्या क्षेत्रात और गेम्स की, मतलब ये जो, ऐसा हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ गेम्स, यानी जो गेम्स की जो फील्ड होती है, दुनिया होती है, जाति भेद नहीं, समझ रहे हो ना. अब जाति भेद नहीं मतलब कोई जात भेद नहीं होता, धर्म भेद नहीं, आप किस धर्म से हो, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता. आप किस जात से फॉलो करते हो, नहीं फ़र्क पड़ता. वर्ण भेद नहीं, रेसिज्म नहीं होता. काला गोरा जो फ़र्क है ना, रेसिज्म जिसको हम कहते हैं, वो फ़र्क नहीं होता. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है गेम्स में.
येथे सर्वांना समान संधी मिळते, यहाँ पे सबको इक्वल चांस मिलता है, कोई जात भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई रेसिज्म नहीं. अभी हम लोग देखते हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स, अमेरिका जो कंट्री है वहाँ का जो एक प्लेयर है जेसी ओवेन्स, जेसी ओवेन्स उस अमेरिका से बिलोंग करता है. हा वंशाने बेसिकली बाय बर्थ आफ्रिकी खेळाडू, मतलब वो आफ्रिका से है. 1936मध्ये, लेकिन 1936 में बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत 1936 में बर्निल के अंदर ये ऑलिम्पिक गेम्स रखे गए थे. त्याने 4 अजिंक्य पदे मिळवली. उसने 4 गोल्ड मेडल अचीव किए. अजिंक्य पदे, गोल्ड मेडल्स, 4 गोल्ड मेडल किसको मिले? जेसी ओवेन्स. किसको रिप्रेजेंट किया था उसने? अमेरिका को. पैदा कहाँ हुआ था वो? अफ्रीका में. तो आप इसे समझ रहे हो, रेसिज्म नहीं है. पहले ज़माने में बहुत चलता था ना रेसिज्म. इतकेच नव्हे, इतना ही नाही, तर त्या 4ही बाबतीत, उस 4ही गेम में त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. उसने नए मतलब कहते हैं रिकॉर्ड्स इस्टॅब्लिश किए. उच्चांक मतलब रिकॉर्ड. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. अमेरिके के सक्सेस का वो एक बहुत बड़ा शिल्पकार. शिल्पकार किसको कहते हैं? जो एक मूर्ति बनाने वाला होता है. तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का उसने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया. अमेरिका का नाम पूरे दुनिया में उसने रोशन किया, क्योंकि उसने 4 गोल्ड मेडल एक ही बंदे ने, जेसी ओवेन्स ने अचीव किए. अमेरिकेनेच नव्हे, सिर्फ अमेरिका नाही तर साऱ्या जगाने, पूरी दुनियाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला. पूरी दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया, उसे ऑनर किया, क्योंकि 1936 में उसने 4 मेडल लिए थे, गोल्ड मेडल. अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात थी. जेसी ओवेन्स ने केवढे कौतुक केले, कितनी उसकी तारीफ हुई. ओवेन्सचा वर्ण, अगर आप देखोगे ओवेन्स का जो रंग है, वर्ण मतलब रंग, अब अफ्रीका का था, ब्लैक था. त्याचा देश वो बेसिकली कहाँ से था? अफ्रीका से. हे सर्व विसरून, ये सब कुछ पूरी दुनिया ने भूल गया. साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली, पूरी दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया. तो इससे समझ में आता है कि ओलंपिक गेम्स के अंदर रेसिज्म फैक्टर नहीं है. आपका रंग मैटर नहीं करता. पहले ज़माने में बहुत मैटर करता था, आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है. तो इसका एक एग्जांपल हमें राइटर ने यहाँ पे दिया कि अमेरिका से उसने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया. जेसी ओवेन्स ने 4 गोल्ड मेडल लिए उसने. ओके. एमिल झेटोपेक, इट्स अ नेम ऑफ प्लेयर. एमिल झेटोपेक हा झेगोस्लोवाकियाचा खेळाडू. ये झेगोस्लोवाकिया का एक प्लेयर था. झेगोस्लोवाकिया एक कंट्री है. 1952 साली, इन द ईयर ऑफ 1952 में त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. हेलसिंक में ये कंपटीशन रखा गया था 1952 में इस कंट्री में. मैदान गाजवले मतलब उसने नाम बहुत कमाया. तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे, वहाँ पे उसने 5000 मीटर रेसिंग, वो मैराथन तो आपको पता है ना, जो मैराथन आपको पता है. मैराथन तो अब एकदम कॉमन हो गया है. बहुत दूर तक भागना होता है, जैसे मुंबई में भी होता है, थाना में होता है, मुंब्रा में मैराथन होता है. या लांब पल्ल्यांच्या शर्यत, लांब पल्ल्यांची शर्यत मतलब बहुत लंबी जो रनिंग कॉम्पिटिशन होती है उसको कहते हैं मैराथन. नवीन विक्रम केले, न्यू रिकॉर्ड्स बनाए. किसने? एमिल झेटोपेक ने. व नवा इतिहास घडवला, उसने नई हिस्ट्री बनाई. जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याति मिळवली. ख्याति मतलब उसको एक नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया? देखो, जगातील मानवी रेलवे इंजिन यानी ह्यूमन रेलवे इंजिन है ना, हम ऐसा कह सकते हैं नॉर्मली ह्यूमन ट्रेन, ऐसा उसे एक नाम मिला. समझ में आ रहा है? उसके इतनी ज़्यादा वो रनिंग में फास्ट था. उसने कंपटीशन बताया. अभी आपको पता है ना, लास्ट टाइम तक हम लोग ने, आपने सुना होगा बोल्ट, जो बहुत नाम कमाया उसने. आप कभी गूगल पे या यूट्यूब में सर्च करना बोल्ट, उसकी आप कितना फास्ट है देखो भागने में. शायद आपको पता भी होगा कई स्टूडेंट्स को कि जो बोल्ट है वो आज के तारीख में बहुत उसने नाम कमाया है ना, रेसिंग में, मतलब बहुत फास्ट भागता है वो. तो उसी तरह से एमिल झेटोपेक ने एक नाम
कमाया था मानवीय रेल्वे इंजिन, ह्यूमन रेल्वे इंजिन, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागता था. यामुळे जगातील सर्व लोकांना, पूरे दुनिया के लोगों को झेटोपेकबद्दल अभिमान वाटलाच. सब लोगों को उसके ऊपर गर्व था. पण त्याबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला. अब झेकोस्लोवाकिया कंट्री के लिए भी लोगों के दिल में रिस्पेक्ट आ गया. देखो क्या होता है ना कि जब कोई प्लेयर अपने कंट्री के लिए जीतता है ना, तो कंट्री का नाम होता है. तो उस प्लेयर के साथ साथ उस कंट्री का नाम भी बहुत होता है. उस कंट्री के लिए भी लोगों के दिल में एक रिस्पेक्ट बनती है. उस कंट्री को लोग जानने लगते हैं, है ना. तो ये ज़ेकोस्लोवाकिया का जो प्लेयर था एमिल ज़ेटोपेक, इसकी वजह से ज़ेकोस्लोवाकिया को पूरे दुनिया में लोग जानने लगे. 1952 की बात है ये. तो हर वो प्लेयर जब अपनी कंट्री के लिए खेलता है तो अपने साथ अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है और अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है पूरे दुनिया में. जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट दिया है, सुरेश रायना ने रिटायरमेंट दिया है. तो ये बात निकली करके बता रहा हूँ मैं कि ये दोनों प्लेयर ने अपने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया. हमको तो पता ही है, जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड कप इतने सालों के बाद हमें मिला, तो वो किसके कैप्टनशिप में मिला? धोनी के कैप्टनशिप में. आपको तो पता है कि देखो धोनी को भी एक नाम मिला है गेम फिनिशर का, पता ना आपको, उनको एक नाम मिला है गेम फिनिशर. और आपने देखा भी कई बार धोनी ने गेम बहुत अच्छे से फिनिश किया है. जब रिक्वायरमेंट्स होती थी इंडिया को, है ना, कम बॉल्स में ज़्यादा रन की, तो हमेशा धोनी ने गेम को फिनिश किया. तो आज एक हमारे हिंदुस्तान के एक महान प्लेयर ने आज रिटायरमेंट दिया है. तो इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अब शायद ही ऐसा कोई प्लेयर होगा. हाँ, अभी विराट कोहली बहुत फॉर्म में है, तो अब विराट कोहली की भी कैप्टनसी बहुत बेस्ट है. लेकिन अगर हम देखें तो धोनी ने हमें इंडिया को हर फॉर्मेट में मतलब हर चीज़ अचीव करके दिया है. वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात थी, T20 वर्ल्ड कप मिला, है ना, बहुत सारे टेस्ट मैचेस हम लोग ने जीते. तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको ये कि आप जब खेलते हो तो जब आपका नाम होता है ना, तो साथ साथ आपके कंट्री का भी नाम होता है. जैसे आप अभी, जैसे कि अपने पास अभी ये 10th स्टैंडर्ड 2020 में हमने देखा रिज़ल्ट आया हमारे क्लास का, तो उसमें फर्स्ट रैंकर, है ना, पूरे मुमरा में इंग्लिश मीडियम में सानिया, जो अपनी क्लास की स्टूडेंट थी, तो उस स्टूडेंट ने अचीव किया 95%, 95.20, पूरे मुमरा में फ़र्स्ट आई है. तो आप सोचो, जब उसने अपना नाम कमाया तो साथ ही साथ अपने पेरेंट्स, अपनी क्लास और मुमरा का भी नाम कमाया. कई न्यूज़पेपर्स में उसके आर्टिकल्स आए हैं. तो कई न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल्स आए हैं, मतलब उसके पेरेंट्स को भी ऑनर किया गया, उसे ऑनर किया गया, क्लासेस का नाम हो अपनी न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब में जो आपने देखा होगा वीडियोस, चैनल्स में, है ना. तो क्या होता है ना, जब आप नाम कमाते हो तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का नाम होता है, आपके स्कूल का नाम होता है, आपके क्लासेस का नाम होता है, आपके जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह का नाम होता है. आज देखो हम लोग ने उसके कितने सारे बैनर्स मार दिए सब जगह पर. तो वो जब उसके पेरेंट्स देखते होंगे, उसके फ्रेंड्स देखते होंगे, वो खुद देखती होगी, तो उसको कितना मतलब एक प्राउड फील होता होगा. तो यही चीज़ होती है प्लेयर्स में भी. जब वो प्लेयर खेलते हैं तो अपने साथ साथ अपने कंट्री का भी नाम रोशन करते हैं. तो ज़ेकोस्लोवाकिया को लोग जानने लगे, उस कंट्री के लिए लोगों के दिल में रिस्पेक्ट है. तो किसकी वजह से? वो एमिल ज़ेटोपेक की वजह से. आई होप चैप्टर आपको इजीली समझ में आ रहा है, आसान है आगे, है ना. देखो इसका लास्ट पैराग्राफ बचा है अभी. आफ्रिकेतील इथोपियाचा, अब अफ्रीका के अंदर एक इथोपिया करके कंट्री है, अफ्रीका रीजन में आती है. अबेबे बिकिला, देखो ये नाम है, थोड़ा सा यूनिक नाम है, अबेबे बिकिला, इथोपिया की प्लेयर का. या खेळाडूने यानी अबेबे बिकिला ने अणवाणी पायाने, अणवाणी पायाने मतलब विदाउट शूज़, बिना शूज़ पहने, मतलब नंगे पैर, मैराथन लांब पल्ल्यांची शर्यत जिंकली. इसने तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि इसके पैर में जूते नहीं थे. अफ्रीका कंट्री बहुत ही
इथोपिया वगैरह उस एक टाइम में बहुत ही मतलब वीक, एक बहुत ही पुअर कंट्री में से आती है। अफ्रीका तो आप जानते ही हो। तो उस वक्त बिना शूज़ के मैराथन कंपटीशन उसने जीता। सोचो, मैराथन आप बिना शूज़ और चप्पल के भाग नहीं सकते, आपको शूज़ कंपलसरी होता है। एवढे मोठे अंतर, इतना लॉन्ग डिस्टन्स त्याने 2 तास 15 मिनटात काटले। 2 आवर्स 15 मिनट्स में उसने कंप्लीट किया बिना कुछ पैर में पहने। बहुत बड़ी बात थी स्टूडेंट्स। फैनी बेकर्स इज़ अ लेडी कॉम्पिटिटर, यानी एक लेडी प्लेयर थी फॅनी बेकर्स। या स्त्री खेळाडूने, इस वुमन प्लेयर ने 1948 साली 1948 में ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। ऑलिम्पिक के मैदान दणाणून सोडने मतलब ऑलिम्पिक मैदान में उसने बहुत कुछ अचीव किया, पूरा नाम रोशन किया 1948 में। फॅनी बेकर्स एक पहली वुमेन प्लेयर थी जिसने इतने सारे कॉम्पिटिशन जीते। 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत 100 और 200 मीटर के कंपटीशन में प्रथम क्रमांक मिळवला। फर्स्ट रैंक उसने अचीव किया, फर्स्ट आई वो। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने हॉकी के कंपटीशन में अनेक वर्षे अजिंक्य पद टिकवले। सोचो, इंडिया ने भी हॉकी के कंपटीशन में कई साल तक गोल्ड मेडल को मेंटेन रखा। मतलब जब भी ओलंपिक गेम्स होते थे इंडिया को ही गोल्ड मेडल मिलता था हॉकी में। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ू ध्यानचंद, बहुत ही फेमस प्लेयर था हमारे इंडिया का ध्यानचंद। आप कभी गूगल करो ध्यानचंद के बारे में, आपको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। त्याने नाव कित्येक वर्षे जगाच्या जिभेवर नाचत, उसका नाम पूरे दुनिया में था कि हॉकी में बहुत ही उसने नाम कमाया। इसको 1-2 कंट्री ने अपने पास बुलाया था कि हमारे कंट्री में आ जाओ, हम यहाँ की आपको नेशनलिटी देते, आप हमारे कंट्री के लिए खेलो। अगर ये चाहते तो चले आते थे, लेकिन इन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा लास्ट तक और उन्होंने इंडिया का नाम ही रोशन किया। तो कई कंट्री चाहती थी कि ध्यानचंद हमारे हॉकी टीम में आए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ये। पैसा नहीं देखा उन्होंने, ये देखा कि मैं इंडिया का प्लेयर हूँ, मैं इंडिया में ही रहूँगा और मैं इंडिया का नाम ही रोशन करूँगा। ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात, ऑलिम्पिक के मैदान में प्लेयर्स खेलते हैं, तेव्हा खेळाडूंचा पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा, इन प्लेयर के मेहनत का, उनके अचीवमेंट का मैसेज देने वाला ध्वज डौलाने फड़कत असतो। ये फ्लैग बहुत ही, हम कह सकते हैं डौलाने मतलब बहुत खुशी से फड़कते रहता है ये ध्वज। कौन सा ध्वज? ओलंपिक गेम्स का, जो हमने पढ़े थे ना, उसमें सर्कल कितने होते हैं और वो बैकग्राउंड क्या होता है, हर सर्कल का क्या मैसेज है, उसमें क्या मैसेज लिखा है ना। ऑल टीयर्स 40 वगैरह हमने पढ़े हैं। ओके, त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे, ये भी हमने देखा कि उस ध्वज के ऊपर जो 5 सर्कल है, जैसा हमने बताया था कि 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंटेटिव करता है। समतेचा, इक्वलनेस, विश्व बंधुत्वाचा, वर्ल्ड ब्रदरहुड नेचर का संदेश जगाला देत असतात, पूरे दुनिया को मैसेज देते हैं। यानी मैसेज उस फ्लैग से मिलता है ब्रदरहुड नेचर का कि हम सब मिलकर रहें। तर त्याच्या शेजारी और बिल्कुल उसके बाजू में शुद्र विचारांचा, यानी नॅरो माइंड, छोटी सोच का अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते। और छोटी सोच की जो अंधेरा है उसको दूर करने वाली जो आग, जो फायर जलती रहती है, जैसे हमने पढ़ा था ना, टॉर्च जलते रहता है कंटिन्यूसली, है ना। तो वो चीज़ें हमें सीखने मिली। तो स्टूडेंट्स, तो इसके हम लोग जल्दी से इसके कृति देख लेते हैं हम लोग। पहला जो कृति ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य आपको लिखना है कि ओलंपिक गेम का जो ब्रीद वाक्य है, मतलब जो स्लोगन है वो क्या है ना। हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में CTS, OLTS और FORTIS, गतिमानता, उच्चता और तेजस्विता। तो ये आपको स्लोगन लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिम्पिक सामन्यातून विकसित होणाऱ्या भावना। ओलंपिक कंपटीशन से क्या फीलिंग्स डेवलप होती है? ब्रदरहुड नेचर, मित्र बंधुत्व, पता है ना, वो 6 वर्ड्स है उसमें, वो 6 वर्ड, मित्रत्व,
वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, और आसान है। ओके, आप इजीली चैप्टर में ढूंढ सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओलंपिक वृद्धवाक्य और संदेश भी हमने देखा, ऑल्टियस फोर्टियस, और उसके फिर नीचे हमने देखा ना तेजस्विता उच्चता, वो उसमें नीचे आ जाएगा। उसके बाद में योग्य पर्याय, पहले ओलंपिक विलेज कहाँ पे बनाया गया? मेलबोर्न में, है ना। फर्स्ट ओलंपिक विलेज मेलबोर्न में बनाया गया। ओलंपिक सामने दर 4 वर्षानी, कब से दर 4 वर्षानी? मेरे ख्याल से 1896 है ना, 1896 से हर 4 साल में ये रखे जाते हैं। अब ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। ये टेबल ग्रामर क्वेश्चन है, तो हम लोग ये ग्रामर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, स्वमत के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑलिम्पिक म्हणजे विश्व बंधुत्व ही संकल्पना स्पष्ट करो। ऑलिम्पिक मतलब वर्ल्ड ब्रदरहुड नेचर, इस लाइन को आप डिफाइन करो। इसका आंसर ब्रीफ में आपको टेक्स्ट बुक में दिया, डाइजेस्ट में दिया है, आप याद करो। उसके लिए मेरी टेक्स्ट बुक सामने रखना, मीनिंग्स जो आपने लिखे हो, तो आप इजीली ये कर सकते हो। ओके, अब एक काम दिया गया हमें कि 2016 मतलब 2016 में जो ओलंपिक कंपटीशन हुआ है उसमें आपको फर्स्ट में नंबर लिखना है 1, फिर उस प्लेयर का नाम, कौन से कंट्री से वो था, ओके, व्यक्तीचे नाव, फिर खेळाचे नाव, किस कंपटीशन में उसने और कौन सा मेडल जीता। सुवर्ण, रजत, कांस्य। सुवर्ण मतलब गोल्ड मेडल, रजत मतलब सिल्वर और कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। 2016 में हुआ था। 4 साल के बाद, मतलब मैं आपको बताया ना अभी 2020 में होने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया पैंडेमिक की वजह से, है ना। नहीं तो 2020 में भी ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, आई थिंक इन कतर में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आप प्रैक्टिस कर लेना, और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दिव्याच्या शोधा मागचे दिव्य, ये चैप्टर कैंसिल हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे वाला चैप्टर करेंगे, आप पोएम करेंगे, जो भी है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, अल्लाह हाफिज़।